नमस्कार, 23 की परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं उज्जैन के द्वारकाधीश मंदिर, जिसे गोपाल मंदिर कहा जाता है। मैं उज्जैन की उत्तर सीट के आपको हाल बताऊंगा। उज्जैन जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 2018 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। बीजेपी के गढ़ के रूप में जानी जाती है विधानसभा। 2018 में कांग्रेस रही दूसरे नंबर पर। कांग्रेस के राजेंद्र भारती हारे थे चुनाव। करीब 26,000 वोटों से बीजेपी ने दर्ज की थी जीत। 2013 में भी बीजेपी ने दर्ज की जीत। बीजेपी के पारस जैन ने कांग्रेस को हराया। बीजेपी करीब 25,000 वोटों से जीती चुनाव। कांग्रेस के विवेक जगदीश यादव हारे थे चुनाव। 2008 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2008 में करीब 23,000 वोटों से जीता विधानसभा चुनाव। 2008 में भी पारस जैन बने थे विधायक। कांग्रेस के बटुक शंकर जोशी हारे थे चुनाव। पारस जैन बीजेपी के दिग्गज नेता। पारस जैन प्रदेश सरकार में रह चुके हैं मंत्री। 2020 में सरकार बनने के बाद नहीं मिला मंत्री पद। क्या आपकी विधानसभा में प्रॉपर काम हो रहे हैं? जो मूलभूत सुविधाएं वो आपके विधायक आपको दे रहे हैं? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल लगी भी ली है। और अभी जो ये मीटर लगे स्मार्ट मीटर, खैर ये 18 से लगे 2018 में। और आज मेरे पास एक नोटिस आया कि बोले कि 1 किलोवाट का, ये 1 किलोवाट का जो है, ये आपका 1 किलोवाट का लगा है। आपका 1 किलो 25 पॉइंट आ रहा है, तो इसका 500 रुपये अलग से आपको देना पड़ेगा क्या? तो ये क्या है, आज 2022-23 में अब इनकी आँख खुली, जबकि 5 साल से मीटर चल रहा है और मैं टाइम से बिल भरता हूँ। आज तक मेरा कोई बिल ऐसा नहीं है कि मैंने टाइम के बाद भरा हो, बल्कि उसके पहले ही भर देता हूँ। तो जब आप 1.25 भी अगर चल रहा है तो मीटर का बिल तो वही दे रहे हैं आप। तो मैं भले आप 500 का भी दे रहे हो मैं भर रहा हूँ, 800 का भी दे रहे हो भर रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताइए, इन्हें तो बिजली के बिल की परेशानी है। क्या सारी सुविधाएं जो वादा किया गया था पारस जी द्वारा चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, क्या उन्हें पूरा किया गया है? आज तक ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जो भी देख रहा है यहाँ सामने दिख रहा है, ना कोई विकास कार्य हो रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है। बस कुल मिला के महंगाई महंगाई महंगाई, ये कहाँ की चीज़ कहाँ पहुँचा दी। मैं भी किसान हूँ एक, आज मैं किस परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ, मेरी क्या हालत हो रही है। सरकार तो कहती है कि उन्होंने आपका कर्जा माफ किया है किसानों का, किसानों को खाद यूरिया दे रहे हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। कुछ भी नहीं, आज तक कोई निधि नहीं आई है। बस खाली ये देते हैं कि हमने वहाँ क्लिक कर दिया, हमने वहाँ क्लिक कर दिया, हम सम्मान निधि दे रहे हैं, हम खाद दे रहे हैं। तो क्या पैसे नहीं लेते हैं खाद के? क्या सब कुछ देते हैं हम। ब्याज देते हैं, अगर मान लो हम लोन लेते हैं तो ब्याज देते हैं हम। और हमारा कर्जा कौन सा माफ़ कर दिया इन्होंने? आज तक कोई कर्जा माफ़ नहीं करा हमारा इन्होंने। आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में कैसा विधायक होना चाहिए, और जो वर्तमान में विधायक हैं उनके कामों को किस तरीके से देखते हैं? पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ। इस कोयला फाटक के मेन ग्राउंड पे आपने सब लोगों से संपर्क रखा, पूछा। आज का जो विधायक है उस विधायक में किसी प्रकार की काम करने की क्षमता नहीं है। महाकाल, अभी हमको आपके जो विक्की यादव जी ने बताया, महाकाल पूरा विश्व का एक महान तीर्थ स्थान है, लेकिन महाकाल में भी यहाँ पर शोषण हो रहा है, लोगों को व्यापार हो रहा है। आध्यात्मिक शक्ति महाकाल दरबार में खोने का प्रयास कर रहे हैं ये बीजेपी के लोग।
एक केंद्र है आध्यात्मिक शक्ति का, वो महाकाल दरबार, उसको ये पिकनिक पैलेस बनाने का उद्देश्य बना रहा है, जिससे ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये हम समझते हैं कि महाकाल बाबा क्या चाहते हैं हमें मालूम नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है। गरीब परेशान है, व्यापारी परेशान है, छोटे छोटे कर्मचारी परेशान हैं। इतनी महंगाई हो गई है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। आज आपने देखा होगा बिक्की भाई, मैं इनको करीब 10-15 साल से जानता हूँ, 20 साल से जानता हूँ, लेकिन ये व्यक्ति तो इसको जीवन में सब कुछ भगवान की कृपा है, लेकिन इस आदमी ने कोरोना काल से अभी तक कई हजार कुंटल तेल, आटा, शक्कर, चाय पत्ती घर घर जाके लोगों को बांटी। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि वर्तमान विधायक के काम से आप संतुष्ट नहीं है, आने वाला जो विधायक है उसमें क्या खूबी देखना चाहते हैं और क्या ऐसे काम है जो यहाँ पे जमीन पे नहीं हुए महाकाल लोग, इसको आप छोड़ दीजिए। महाकाल की आपने बात करी, कोई बात नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो विधायक होना चाहिए, विधायक क्या है कि ये क्षेत्र जहाँ क्षेत्र खड़े हुए हैं इसमें 70% गरीब तबका का लोग हैं। इस गरीबों की भावना अगर हम जो विधायक, जो यहाँ का नेता समझता है वो यहाँ का विधायक होना चाहिए, क्योंकि गरीबों की भावना यहाँ पर नष्ट हो रही है। गरीबों की प्रति कोई किसी प्रकार का बीजेपी के लोगों में दिलचस्पी नहीं है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे गरीबों की राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है, गरीब जो 60 साल के होते हैं उनके पेंशन की व्यवस्था नहीं है। ये गुमराह करते हैं। गरीब 70% है यहाँ पर। अगर गरीब का ध्यान रखने वाला ही नेता यहाँ का होना चाहिए, जो गरीबों को ध्यान दे, उनकी बातों को सुने, उनकी भावना को समझे, उनकी आत्मीयता को समझे। भैया पारस जैन जी आपके विधायक हैं, आते हैं क्षेत्र में, यहाँ लोगों से मिलते हैं, कैसा काम काज है? अभी तक तो नहीं आया कभी यहाँ पे। उन्हें चुनाव जीते तो लंबा समय हो गया है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे तो कोई मतलब क्या यहाँ की बड़ी परेशानियाँ क्या हैं? इस इलाके की ट्रैफिक है, इस तरह की क्या परेशानी है बाजार की? ट्रैफिक का तो हो गया सुधार। अभी सब ये अतिक्रमण हुआ तो उससे ट्रैफिक में तो सुधार हो गया यहाँ पे। आप लोग जाते हैं? विधायक जी नहीं आते जैसा आप कह रहे हैं, पर आप जाते हैं, आपकी बातें सुनते हैं वो? नहीं, हम तो कभी उनके पास ऐसी शिकायत लेके नहीं गए कोई। इस वक्त मेरे साथ उज्जैन उत्तर से विधायक पारस जैन साहब हैं। जैन साहब ने 1990 में पहला चुनाव जीता था और अब तक 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा इनकी एक बड़ी पहचान ये है, इन्हें पहलवान के तौर पे जाना जाता है। आप कुश्ती के अखाड़े से निकले हुए हैं और राजनीतिक अखाड़े में अपना रंग दिखा रहे हैं। पहलवान साहब, वर्तमान में आपकी विधानसभा में क्या चल रहा है? क्या ऐसे 6 बार का विधायक होना एक बहुत बड़ी बात है, इस विधानसभा का क्या रूप था? आज आप कहाँ तक ले आए हैं? नहीं, क्या है 6 बार जीतना और एक विधानसभा से जीतना, ये वास्तविक में बहुत बड़ी बात तो है। लेकिन उसमें यह है कि यदि आपका जीवित संपर्क कार्यकर्ता से, जनता से है, तो फिर जनता ये समझती काम करने वाला व्यक्ति कौन है। एक बार मैं चुनाव हारा था 1990 में, जिसके बाद मुझे लगा कि पार्टी मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बना रही थी। मेरे मन में आया कि यार अपने को अध्यक्ष नहीं बनना, क्योंकि अध्यक्ष कांटे का ताज है, ऐसा मैं मानता हूँ। जब भी अध्यक्ष बनता है तो उसके साथ 50 में से जितने लोगों को पार्टी को लेना, आधे को ले नहीं पाता है। और मैंने इसलिए किया कि मैंने कहा उस टाइम मैं नहीं बना, लेकिन मैं सदैव उसके बाद भी जनता के बीच में सदा रहा। 1-2 विशेषताओं पर यदि ध्यान दे, यदि आदमी के यहाँ किसी परिवार में गमी हो जाए तो चले जाओ, शादी ब्याह में चले जाओ, अस्पताल का उसका काम बना दो, और यदि कोई थाने का मदद मिले गरीब आदमी की तो उसकी कर दो। यदि इन चारों चीज़ों पे आप यदि बराबर ध्यान रखोगे और बराबर जनता से मिलते रहोगे तो जनता बराबर आशीर्वाद देती रहेगी। पर इसके अलावा भी जनता की और मूलभूत चीज़ें होती हैं। जनता को एक अच्छी सड़क चाहिए, आवागमन के लिए अच्छा ट्रैफिक चाहिए, उसके अलावा रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए। इस
इस वक्त मैं खड़ा हूँ उज्जैन के रामघाट पे और हमारे साथ में माया राजेश त्रिवेदी जी हैं जो 3 बार की यहाँ पार्षद रही हुई हैं और वर्तमान में महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव हैं। माया जी, आप दावेदारी कर रही हैं इस सीट से, क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पे? सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पर है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिप्रा का जल बहुत ही दूषित है। तो 500 करोड़ की योजना बनी नर्मदा शिप्रा लिंक योजना, और उसके साथ साथ ही 100 करोड़ की योजना बनी खान डाइवर्शन योजना, लेकिन उसके बावजूद शिप्रा जी का जल उतना शुद्ध नहीं रह पाता है। चाहे स्नान हो, अभी शिवरात्रि का भी स्नान था, सोमवती अमावस्या का स्नान था, लेकिन पानी में से बदबू आ रही थी। और अगर देखा जाए तो 6000 करोड़ का सिंहस्थ किया था, लेकिन सिंहस्थ के नाम पे उज्जैन को कुछ भी नहीं मिल पाया। जो कुछ हुआ वो सिटी के बाहर एरिया में काम हो गया, लेकिन सिटी के अंदर ऐसा कोई विशेष काम नहीं हो पाया। अभी हम वर्तमान में अगर देखें तो भीड़ जिस प्रकार से आ रही है, यानी कि दर्शनार्थी जितने आ रहे हैं उनकी व्यवस्थित व्यवस्थाएं सरकार नहीं बना पा रही है। हमारे शहर की स्थिति ये हो गई है शहर के अंदर कि ट्रैफिक से पूरा शहर परेशान है आज। लेकिन पुलिस कप्तान को जब हम ज्ञापन देने के लिए जाते हैं तो उनका पलट करके जवाब होता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो पुलिस नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैंने उनसे पूछा कि हम सीटी बजाएंगे क्या चौराहे पर खड़े होकर के? ट्रैफिक को कौन जमाएगा? इसके अलावा अगर हम पूरे उज्जैन की बात करें कि कुछ योजनाएं ऐसी लेकर के आ गए, चाहे मास्टर प्लान की बात करें या कोई भी अधिकारी यहाँ पर प्लान बना रहा है, तो हमारा एक कहना रहता है कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग किस लिए हैं? कम से कम उन्हें साथ तो बैठाएं, उन्हें साथ बैठा करके, और वो सांसद और विधायक इतनी ब्राड सोच वाले होना चाहिए वो लोग कि उन्हें अगला 20 साल देख करके, 25 साल देख करके वो काम करवाएं। जैसे कि 500 मीटर की एक योजना बना करके लेकर के आ गए और ये कहा कि साहब कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट ने इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कहा है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप महाकाल के आसपास के 500 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करने देंगे। अब स्थिति ये बन रही है कि 500 मीटर के दायरे में वर्बली तो कह दिया जाता है कि आप जाकर के मकान बनाएं, मतलब उनका नक्शा पास नहीं किया जा रहा, लेकिन जैसे ही वो मकान बनाना शुरू करते हैं वहाँ पर नगर निगम के अधिकारी धमक जाते हैं और वो जाकर के पैसे की मांग करते हैं। इस प्रकार से भी भ्रष्टाचार खुले रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पर हो रहा है। आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो चाहे त्रिवेणी घाट की बात कर लें या सिद्धवट घाट की बात कर लें, ये घाट की भी स्थिति इतनी ख़राब है। अगर आप अभी फ़िलहाल सिद्धवट घाट जाएंगे और जैसे ही आप एक लोटा जल भरेंगे पानी का, तो उसमें हज़ारों कीड़े आपको नज़र आ जाएंगे। पूरी पानी के ऊपर काई जम गई है। इसके अलावा मेरी तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया कि जैसे ये राम घाट है, ऐसे ही सारे घाट हैं, दर्शनार्थियों की भीड़ इसी प्रकार से आ रही है, तो क्यों ना आप नगर निगम के माध्यम से एक जैसी गुमटियाँ, स्टील की एक जैसी गुमटियाँ बना करके, आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो एक जैसी गुमटियाँ बना करके दें, उन्हें चाहे रेंट पर दे दें, खुशी खुशी व्यक्ति लेगा, क्योंकि काम धंधों की बहुत कमी है यहाँ पर। अगर महाकाल बाबा उज्जैन में ना हो तो व्यक्ति भूखा मर जाए, और अगर सिंहस्थ ना हो तो इस उज्जैन में कोई काम ना हो। माया जी, आप कह रही हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, बेतरतीबी से यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे महाकाल विकास के नाम पे, कॉरिडोर के नाम पे यहाँ पे नए मकान बनाने नहीं दिए जा रहे, नए निर्माण होने नहीं दिया जा रहा है। वहीं भाजपा कहती है, विकास यात्रा निकालती है और लोगों को बताती है कि उन्होंने तो यहाँ विकास की गंगा बहा दी है। नहीं, आप देखें ना कि जब अभी शिवरात्रि की बात कर लें कि एक हादसा हुआ प्रदीप मिश्रा जी की कथा में, और इस कारण से लोग जो वहाँ जा रहे थे उनको उन्हीं के रिश्तेदारों ने रोका कि आप वहाँ पर मत जाइए, बहुत भीड़ है। ऐसे समय पर लोग यहाँ पर आए, उज्जैन आए, और वो लोग चाहते थे कि स्नान करें और वो महाकाल बाबा के दर्शन करें, लेकिन जब इतने लोग आए तो उन्हें ठहरने की व्यवस्थाएँ नहीं मिली। तो होटल एसोसिएशन ने अपनी तरफ से पर्सनली व्यवस्थाएँ बनाई यात्रियों के रुकने के लिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये जो मैंने कहा, 500 मीटर के दायरे में क्या किया कि एक बहुत बड़ी चाल चली गई। 500 मीटर में मकान बनाना रोकना एक बहुत बड़ा खेल था। उस खेल के अंतर्गत नई होटलों का निर्माण नहीं हो पाया। नई होटलों के निर्माण नहीं हो पाने के कारण आज यात्री आज भी परेशान होता है अगर कोई बड़ा त्यौहार आ जाता है तो। मुझे ये बताइए कि यदि पार्टी आप पे भरोसा जताती है, आपको टिकट देती है, तो जनता आपको वोट देगी और क्यों देगी? अगर आप सोच आपकी वृहद होगी और जनता के बीच में आपकी बात जाएगी। मैं पिछले 15 साल से पार्षद हूँ, और पार्षद रहते हुए मैंने जितने काम अपने वार्ड में किए, हर बार में कोई नया काम किया। सन 2010 में मैं पहली बार पार्षद बनी थी। उस समय पर स्वच्छता अभियान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी जेब से खर्च करके स्वच्छता अभियान
के जैसा ही एक प्रोग्राम बनाया पूरा, उसमें डस्टबिन वितरण की और मोहल्ला समितियां बनाई, उन समितियों के माध्यम से, और वही नगर निगम के कर्मचारी, कोई अलग से कर्मचारी नहीं लगा, और वो पूरा कचरा इकट्ठा करते थे और वो कचरा इकट्ठा करके और डंपर में डाल करके बाहर भेजा जाता था। तब ना तो कोई नगर निगम की गाड़ियाँ थी, सिर्फ ठेलों से कचरा इकट्ठा किया जाता था। ऐसे समय पर 22 नंबर वार्ड की जनता ने भी मेरा साथ दिया, जो मेरी सोच थी उस अनुसार। और आप देखेंगे कि 10 में मैंने शुरुआत की थी, लेकिन प्रधानमंत्री 14 में बने और उसके बाद में स्वच्छता अभियान शुरू हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं अपने आप के लिए मानती हूँ। फिर उसके अलावा मैं वार्ड क्रमांक 12 जहाँ बाद में पार्षद रही, ये सामने वाला एरिया है, ये करीब 15 किलोमीटर में फैला हुआ था। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार के काम करके निर्माण कार्य सबसे ज़्यादा, और ऐसे काम करवाएं कि जैसे सिंहस्थ एरिया है ये पूरा, तो सिंहस्थ में मेन रोड के और सिंहस्थ से संबंधित काम तो हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र छोड़ दिया जाता है। तो मैंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कम से कम 7 से 10 करोड़ तक के काम शासन के माध्यम से करवाए कि आप इन ग्रामीणों के लिए यह भी कीजिए। एक क्षेत्र ऐसा था जहाँ पे मैं जब चुनाव लड़ने के लिए गई थी, ग्रामीण क्षेत्र, तो वहाँ की महिलाओं ने मुझसे कहा था कि हमारे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल तो है और मिडिल तक हम पास वाले स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन मिडिल के बाद में बच्चियाँ खुद मुझसे बोलने के लिए आई कि हमें पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो मैंने वह चीज़ सोच करके कि इस क्षेत्र में मैं स्कूल बनवा देती हूँ, तो मैंने स्कूल बनवाया। एक आंगनबाड़ी इस प्रकार से बनवाई कि उस क्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर हॉस्पिटल हो, मतलब हम हर 7 दिन में 8 दिन में कोई ऐसा हमको दवाई देने वाला मिल जाए। तो उस आंगनबाड़ी के माध्यम से हमने व्यवस्था बनवाई, जिसमें बच्चे भी पढ़ते थे। वहाँ के कुछ बुजुर्ग ऐसे थे कि जो जिनका कोई था नहीं करने वाला, तो उनकी भी व्यवस्थाएं मैंने साथ में बनवाई, और उसके साथ साथ वहाँ पर डिस्पेंसरी टाइप चालू करवाई, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये सब चीज़ें मिल जाएँ। तो मैं अगर कहूँ कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, साफ़ सफाई के क्षेत्र में इस प्रकार की सोच रख करके, और अब जो 22 नंबर वार्ड जहाँ पर मैं हूँ, तो मैंने ही कहा था कि मैं आपके वार्ड में यहाँ पर इस बार CCTV कैमरे लगा करके, और यात्रियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों का भी बहुत ज़्यादा आना जाना है, घाट है, घाट क्षेत्र है ये, और उसके अलावा जो रहवासी हैं उन लोगों की भी सुरक्षा के लिए। आपको पता है पिछले दिनों लगातार चोरियाँ हुई, 3 चोरियाँ एक के बाद में एक हुई, और ये करीब शिवरात्रि और सोमवती अमावस्या के ठीक साथ साथ ही चला ये प्रोग्राम, और उसके बाद में हुआ। तो हमारी जो उज्जैन पुलिस थी वो ऐसा चोर गिरोह सक्रिय हुआ था जो यात्रियों की भी सामान की चोरियां कर रहा था। मोबाइल की चोरी हुई, आपको पता है महाकाल मंदिर के बाहर भी हुआ, यहाँ घाट पर भी हुआ। उस टीम को पकड़ नहीं पाए थे, और वही टीम सक्रिय होकर के ये हमारी जो पुरानी सिटी है इसके अंदर चोरियां कर रही थी। हम ज्ञापन दे करके आए, मैंने पुलिस कप्तान से बात की और मैंने उनसे कहा कि वो गैंग पकड़ा जाना चाहिए जो यहाँ पर अभी सक्रिय हुआ है। उसके बाद में कार्रवाई तो कुछ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हाँ चोरी ज़रूर नहीं है उसके बाद में पूरी सिटी में। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसा लग रहा है कि MP पुलिस को भी शिवराज सिंह चौहान जी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सही नहीं है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि आप मीडिया से हैं, एक मीडिया कर्मी हैं अमृत भाई, उनकी भी बाइक चोरी हुई है। यानी कि हम अगर महीने भर का कैलकुलेशन करते हैं, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि यहाँ पे अपराध बढ़ रहे हैं, चोरी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये था मैम कि लोग आपको वोट क्यों दें? आपने चोरियाँ रुकवाई? हाँ, मैं ज्ञापन देकर के आई, उसके बाद में चोरी तो नहीं हुई है अभी। और मतलब मैंने अल्टीमेटम ही ये दिया था कि इसके बाद में अगर चोरी हुई तो हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे और आपको उतर करके आना पड़ेगा। तो ये है माया जी, जिनका कहना है कि उनके 3 बार के कार्यकाल के करे हुए कामों के चलते लोग उन्हें चुनेंगे, उन्हें वोट देंगे। उज्जैन शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक यादव और विक्की भैया हमारे साथ है। विक्की भैया, आप इस बार दावेदारी कर रहे हैं उत्तर से, क्या आपको लगता है ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनके चलते लोग आपको वोट देंगे? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे उज्जैन में जो है वो बिजली के बिलों का है। ये मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश का मुद्दा है। बिजली के बिल से पूरे उज्जैन वासी परेशान हैं। दूसरा हमारे यहाँ पर जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई उद्योग धंधा उज्जैन में नहीं है।
तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे यहाँ पे बीच शहर में टेंचिंग ग्राउंड इन लोगों ने बना रखा है। सिटी में कहीं भी टेंचिंग ग्राउंड नहीं होता है। इसी कारण से उज्जैन स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पे नहीं आ पा रहा है। अभी वहाँ परसों के दिन आग लग गई थी, 25,000 लोगों का दम घुट रहा था। परसों 4-5 दिन पहले की घटना है। ये 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं। शिप्रा जो नदी है हमारी, जो हमारे उज्जैन का पौराणिक महत्व है, उसमें इन लोगों ने 1000 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए हैं। और आज भी इंदौर से आने वाला गंदा पानी सीधा शिप्रा में मिलता है। जब तक उसको रोकेंगे नहीं, अनेक योजनाएं उसको लेके बना दी गई है। 5वां मुद्दा महाकाल मंदिर, जो कि हम पूरे हिंदुओं के, हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र है। हम सब लोग उसको इन्होंने पूरा व्यवसायीकरण कर दिया है। भस्म आरती करना है 200 रुपये, महाकाल भगवान पे जल चढ़ाना है 750 रुपये, दूर से दर्शन करना है 50 रुपये। पहली हिंदूवादी सरकार है जो दर्शन करने के भी पैसे ले रही है। पहली सरकार है पूरे हिंदुस्तान में जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार कहती है। ये प्रमुख मुद्दे हमारे उज्जैन शहर में हैं। पारस जैन जी यहाँ से विधायक हैं और बीजेपी का दावा है, अभी उन्होंने विकास यात्रा निकाली। उनका कहना है उन्होंने बड़े विकास किए यहाँ पे, आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। पारस जैन साहब मुंह खोलते हैं और झूठ बोलते हैं। शिवराज सिंह जी से ट्रेनिंग ले रखी उन्होंने। ये दोनों आश्वासन मंत्री है, उनको पता ही नहीं है कब कौन सी घोषणा करनी है। अभी हमारे रविदास समाज की यहाँ सामाजिक न्याय परिसर में 2009 में शिवराज सिंह जी ने घोषणा की, चरण पादुका का स्मारक बनेगा, 100 करोड़ रुपया यहाँ खर्चा करूँगा। आप अभी हाल चली सामने के सामने ही है, एक ईंट भी वहाँ नहीं लगी। और सागर में घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री जी 100 करोड़ का, उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनको घोषणा करनी है, पूरी तो करनी ही नहीं है उनको। एक पारस जैन साहब ने यहाँ पे कोई विकास नहीं किया। पारस जैन साहब को उम्र दराज है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनकी पार्टी उनको रिटायर्ड कर रही है। तो ये हाल था उज्जैन उत्तर विधानसभा का। यहाँ वर्तमान में जो विधायक हैं पारस जैन, उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक बार फिर से मौका देगी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि 6 बार के विधायक रहने के बावजूद भी उन्होंने इलाके में उतने विकास कार्य नहीं किए। वहीं जनता है जिसकी अपनी परेशानियाँ हैं। ये आने वाला चुनाव बताएगा कि जनता किसको चुनती है। महेश मिश्रा, NS 24/7, उज्जैन उत्तर।